भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यान माला के व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सबको सादर सप्रेम जय भीम। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। इसमें क्या क्या बातें हैं? पहली बात तो यह है कि इस अनुच्छेद के खंड 1 और 2 राज्यों को आरक्षण के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे, स्पष्ट कहा गया है। क्या कहता है खंड 4? अनुच्छेद 1 में जो कुछ भी लिखा है या अनुच्छेद 2 में कुछ भी लिखा हो, परंतु यदि राज्य चाहे तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण के लिए कानून बना सकता है, इसको प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1) को और 16(2) को प्रतिबंध करने से रोकता है और राज्य को आरक्षण देने के लिए अधिकार प्रदान करता है। आरक्षण किसको? नागरिकों के पिछड़े वर्ग को। आरक्षण किसको? नागरिकों के पिछड़े वर्ग को। परंतु केवल पिछड़ा होना पर्याप्त नहीं है केवल पिछड़ा होना पर्याप्त नहीं है, उनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी राज्य की राय भी होनी चाहिए। तो मैं इस अनुच्छेद को इस प्रकार से रखूंगा कि अनुच्छेद 4 खंड 4 16 का खंड 4 राज्य को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 का खंड 1 और खंड 2 इस आरक्षण के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, परंतु राज्य की राय में वह पिछड़ा वर्ग राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो सारे पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा। राज्य भले ही किसी को भी पिछड़ा घोषित कर दे, परंतु उनको आरक्षण देने से पहले राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यह प्रस्तापित करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के आरक्षण के संबंध में इस बात को अधोरेखित किया है कि मराठा समुदाय को राज्य की सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इसलिए भले ही राज्य सरकार उनको पिछड़ा माने, परंतु उनको राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ऐसा नहीं माना जा सकता। मैं अनुच्छेद 4 को फिर से दोहराता हूँ। अनुच्छेद खंड 4 खंड 1 कहता है कि नियुक्ति में समानता होनी चाहिए। खंड 2 कहता है धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इस आधार पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु खंड 4 3 बातें कहता है। एक बात यह कि राज्य
पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है। इसमें खंड 1 और खंड 2 कोई बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह पिछड़ा वर्ग राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त वर्ग होना चाहिए। राज्य की राय में राज्य को ये प्रस्तापित करना पड़ेगा। राज्य सिर्फ कह नहीं सकता, यदि न्यायालय में गया तो राज्य को सिद्ध करना पड़ेगा कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। और इस प्रकरण में ध्यान में रखिए, इंदिरा साहनी प्रकरण में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को चैलेंज नहीं किया गया था। चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी में, वह पिछड़े वर्ग के आरक्षण को चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो अब आगे चलते संविधान सभा में इस पर क्या बातचीत हुई है तो वो देखते हैं। अब मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, वी कैन गो बैक टू आर्टिकल 10। द मोशन बिफोर हाउस इज द आर्टिकल 10 फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी तो भी, वो तारीख मुझे अभी याद नहीं है, यह आर्टिकल रखा गया था चर्चा के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुरोध किया था कि इसको अभी स्थगित रखिए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, और वो रह गया था, इसलिए बाद में इस पर चर्चा की गई। और फिर से दिनांक 30 नवंबर 1948 को यह प्रस्ताव फिर से रखा गया चर्चा के लिए। और इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय जो एच के मुखर्जी थे, डॉक्टर मुखर्जी, वो कहते हैं कि हमने पहले अनुच्छेद 10 पर चर्चा स्थगित की थी, आज हम इस अनुच्छेद 10 पर चर्चा करेंगे। और इसीलिए वो प्रस्ताव रखे, द आर्टिकल 10 फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 10, मसौदे का अनुच्छेद 10, ध्यान रखिए, मैं अनुच्छेद 10 कहूँ या अनुच्छेद 16 कहूँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि इस अनुच्छेद का मसौदे में क्रमांक 10 था, संविधान में वो 16 हो गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 10 संविधान का हिस्सा बन जाए स्वीकृति के लिए। चर्चाएं शुरू हुई है। मैं कुछ महत्व के लोगों के विचार ही आपके सामने रखना चाहूँगा। सारे ही लोगों की चर्चा यहाँ दी नहीं जा सकती, वह हमारे लिए आवश्यक भले ही हो, परंतु समय हमें उसकी अनुमति नहीं देता। और इसीलिए 16(4) के संबंध में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण बात कही है, उसी को मैं यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले श्री लोकनाथ मिश्र, संविधान सभा सदस्य लोकनाथ मिश्र, ध्यान रखिए ये सारे ही सदस्य कांग्रेस से हैं, सारे ही सदस्य कांग्रेस के हैं। मगर बड़ी अजीब सी बात है कि इस विषय पर चर्चा करते समय सवर्ण और अवर्ण ऐसा भेद भी दिखाई पड़ता है। अवर्ण समर्थन करते हैं तो सवर्ण इसका विरोध करते हैं, ऐसा चित्र भी दिखाई पड़ता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समर्थन भी करते हैं सवर्णों में से, परंतु सवर्णों का विरोध और अवर्णों का समर्थन, ऐसा भी चित्र इस चर्चा में दिखाई पड़ता है। पंडित लोकनाथ मिश्र एक प्रस्ताव रखते हैं, श्रीमान मेरा प्रस्ताव है कि, सुनिए, श्रीमान मेरा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 10 के खंड 2, 3 और 4 हटा दिए जाए। क्या संशोधन रखा है उन्होंने? अनुच्छेद 10 के खंड 2, 3 और 4 हटा दिए जाए, मतलब आरक्षण हटा दिया जाए। क्या संशोधन रखा है उन्होंने? अनुच्छेद 10 के खंड 2, 3 और 4 हटा दिए जाए, मतलब आरक्षण हटा दिया जाए। 4 हटा दिया जाए मतलब आरक्षण हटा दिया जाए। 2 और 3 क्यों हटा दिया जाए, इसका कारण देते हैं, इसका जरूरत नहीं उनके लिए, मगर 4 हटा दिया जाए। और इसके स्पष्टीकरण में वो कहते हैं, उसे लेकर मुझे कोई लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं, मेरी समझ में खंड 1 में सभी बातें आ जाती हैं। इसका मतलब है कि खंड 1 में खंड 2 भी आ जाता है, खंड 1 में खंड 2 भी आ जाता है, इसीलिए खंड 2 की जरूरत नहीं। सही बात है, खंड 1 समानता की सकारात्मक बात करता है और खंड 2
जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसकी बात करता है। एक स्पष्टीकरण और भी देना चाहूँगा। मसौदे में 10(3) यह आरक्षण से संबंधित खंड था, जो संविधान में 16(4) हो गया। मसौदे में क्या था? 10(3) था, वह संविधान में 16(4) हो गया। तो वह आरक्षण का खंड भी हटा देना चाहते हैं। 4 में कुछ अलग प्रावधान थे मसौदे में, जो बाद में संविधान में 4 में मिला दिए गए। तो खंड 3 और 4, जिसमें पिछड़े वर्ग के संबंध में आरक्षण का उल्लेख किया गया है, वस्तुतः अनावश्यक है। लोकनाथ मिश्र क्या कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, कारण it puts premium on backwardness and inefficiency। इनको आरक्षण देना मतलब हम पिछड़े वर्ग को गौरवान्वित कर रहे हैं। पिछड़ा होना अच्छी बात है, ऐसा हम कह रहे हैं। पुट प्रीमियम ऑन द बैकवर्डनेस एंड इनएफिशिएंसी। हम इससे पिछड़ा वर्ग और आरक्षण को बढ़ावा मिलता है, प्रश्रय मिलता है। क्या तर्क देते हो? आरक्षण से पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलता है तो पिछड़ा वर्ग अपने आप को गौरवान्वित करेगा, अधिकार प्राप्त करेगा, और पिछड़ा वर्ग पात्र नहीं होने की वजह से शासन प्रशासन में अकार्यक्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। जब जब आरक्षण का विचार आता है, महाराष्ट्र में एक आंदोलन है, सेव मेरिट सेव नेशन। यह आरक्षण के खिलाफ आंदोलन है। भले ही वह 50% का विरोध नहीं करते, परंतु फिर भी वह यह मानते हैं कि आरक्षण से जितने भी चुने जाते हैं वह लोग अकार्यक्षम होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं, मेरिट नहीं होता है। इसीलिए मेरिट बचाओ, आरक्षण बचाओ, मेरिट बचाओ, राष्ट्र बचाओ, सेव मेरिट सेव नोशन। यह कहाँ से आता है? यह 2017, 18, 19, 20 नहीं है, यह 48 से आ रही है परंपरा। ये किसके वारिस है? किसकी पीढ़ी है? पंडित लोकनाथ मिश्र की पीढ़ी है, जो संविधान सभा में कहते हैं कि आरक्षित लोग मेरिट वाले नहीं होते, इससे अकार्यक्षमता को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, बड़े उदार अंतःकरण से कहते हैं लोकनाथ मिश्र, आजीविका, खाना, कपड़ा, निवास आदि चीजों को पाने का सबको अधिकार है। दो ना भाई, सबको अधिकार है तो दो ना। 70 साल हो गए, अभी तक तो नहीं दिया यह अधिकार। आजीविका का अधिकार नहीं है, खाने का अधिकार नहीं है। खाने का अधिकार जिसके पास राशन कार्ड है उसको मिलता है। अभी बड़े उदार होकर हमारे मोदी सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना के चलते हम लोग अभी साल के अंत तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे। भिखारी बनाकर रख दिया है हम लोगों को। भीख के लिए लाइन लेकर, टीवी पर देख रहा था मैं, थैलियाँ लेकर 10 बजे दुकान खुलती है राशन की, तो 6 बजे से लोग लाइन लेकर खड़े हैं। भिखारी बनाकर रख दिया। और यह कहते हैं कि भाई सबको अधिकार है। किसी भी नागरिक को मूलाधिकार के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं होता कि सार्वजनिक सेवाओं का कुछ भाग उसे मिले। वह कहते हैं, इसमें बड़ी सकारात्मक बात भी कही गई है। वो कहते हैं कि आरक्षण किसी का मूलाधिकार नहीं हो सकता। आरक्षण किसी का मूलाधिकार नहीं हो सकता। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मान्य किया कि 16(4) के अधीन दिया गया आरक्षण फंडामेंटल राइट है। यह हमारे लिए सकारात्मक ढूंढता हूं मैं, नकारात्मक से सकारात्मक। वो क्या कहते हैं? आरक्षण किसी का मूलाधिकार नहीं। वो मानते हैं कि 16(4) में जो दिया जा रहा है वो फंडामेंटल राइट हो रहा है। हम इस फंडामेंटल राइट नहीं देना चाहते। तो यह सोच लीजिए कि 15(4) और 16(4) यह हमारे फंडामेंटल राइट्स है। कभी कभी जरूरत नहीं होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय इसको एनेबलिंग प्रोविजन कहते हैं।
सक्षमीकरण के प्रावधान कहते हैं, परंतु संविधान सभा कहती है कि दे आर फंडामेंटल राइट्स, दे आर फंडामेंटल राइट्स। तो इस प्रकार से वह विरोध करते हैं। बट इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन टू क्लेम ए पोर्शन ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट, टू क्लेम ए पोर्शन ऑफ स्टेट। राज्य की नौकरियों में जो नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, यह मूलाधिकार कभी नहीं माना जा सकता कि किसी को आरक्षण प्राप्त हो। तो लोकनाथ मिश्र क्या कहते हैं? आरक्षण का प्रावधान हटा दिया जाना चाहिए। आरक्षण से पिछड़ेपन का उदात्तीकरण होता है और प्रशासन में अकार्यक्षमता आती है। हाँ, आजीविका, कपड़ा, खाना, स्वास्थ्य, ये सबका मूलाधिकार है, सबको प्राप्त होना चाहिए, परंतु आरक्षण किसी को भी मूलाधिकार के रूप में दिया नहीं जाना चाहिए। इट कैन नेवर बी ए फंडामेंटल राइट, ऐसी उनकी मान्यता है। बड़ा अच्छा हुआ लोकनाथ मिश्र जी, संविधान सभा में आपने कहा कि इट कैन, यह मूलाधिकार नहीं हो सकता, परंतु संविधान सभा ने 16/4 को मंजूरी देकर, स्वीकृति देकर यह मूलाधिकार है ऐसे मान्य किया है। हम आपके आभारी हैं कि आपका संशोधन अस्वीकृत हुआ और इसी के चलते यह फंडामेंटल राइट संविधान सभा में प्रस्तापित हो गया। दामोदर स्वरूप सेठ वह भी कहते हैं कि द क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 10 टू बी डिलीटेड, अनुच्छेद 10 का खंड 3 निकाल दिया जाए। जैसा मैंने कहा, अनुच्छेद 10 का खंड 3 मतलब संविधान का 16/4, मसौदे का 10(3) मतलब संविधान का 16/4। सेठ क्या कहते हैं? दामोदर स्वरूप सेठ यह भी कहते हैं कि आरक्षण का प्रावधान निकाल दिया जाना चाहिए, संशोधन रखते हैं और अपने संशोधन के लिए जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वह इस प्रकार के हैं। इसका कारण यह है कि यह खंड देखने में तो बहुत ठीक है, तर्कसंगत लगता है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से गलत है। आरक्षण का सिद्धांत ही मान्य नहीं। किसी पर मेहरबानी के रूप में अच्छा लगता है कि हम मेहरबान होकर उनको आरक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर गांधी और अंबेडकर की याद आती है। गांधी हमेशा यह कहते थे कि मैं भी हरिजनों का हित चाहता हूँ। अंबेडकर कहते हैं कि मैं अछूतों का अधिकार चाहता हूँ। एक को कहते हैं कि दाई की माया, दाई भी दूध पिलाती है, और एक कहती है माँ की माया। गांधी जी भले ही कुछ भी कहते हों, परंतु वह हम पर दया दिखाते थे। हम उनके लिए दया के पात्र थे, हम उनके लिए करुणा के पात्र थे और उपकार के रूप में हमें वह कुछ देना चाहते थे। बाबा साहब कहते हैं कि हमें किसी का उपकार नहीं चाहिए, हम किसी के दया के पात्र नहीं। हम मांगते हैं तो हक मांगते हैं। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारतीय हैं और हमें हमारा हक चाहिए, सवर्णों की दया नहीं चाहिए। और इसीलिए दामोदर स्वरूप सेठ कहते हैं आरक्षण यदि दया है तो शायद आपत्ति नहीं है, परंतु सिद्धांत है, हक है, तो यह गलत सिद्धांत है, ऐसा दामोदर स्वरूप सेठ कहते हैं। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन सर्विसेज फॉर बेटर क्लासेस मीन्स द वेरी निगेशन ऑफ इफिशिएंसी एंड गुड गवर्नेंस। क्या कहते हैं सेठ साहब? पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना, इसका अर्थ होता है वेरी निगेशन ऑफ इफिशिएंसी एंड गुड गवर्नेंस, सुशासन और शासन की कार्यक्षमता को नकारना, ऐसा इसका अर्थ होगा। पिछड़ों को आरक्षण देने का अर्थ क्या होता है? दामोदर स्वरूप सेठ क्या कहते हैं? इसका अर्थ निगेशन ऑफ इफिशिएंसी एंड गुड गवर्नेंस, अर्थात सुशासन और शासन की कार्यक्षमता को
बाधित करना, ऐसा आरक्षण का प्रभाव पड़ेगा। फिर से लोकनाथ मिश्र और फिर से इसका संबंध जुड़ता है सेव मेरिट सेव नेशन वाले यही कहते हैं। इससे सुशासन भी प्रभावित होता है, क्योंकि वही लोग सुशासन कर सकते हैं। कौन लोग? सवर्ण लोग, जो आरक्षण के लाभार्थी नहीं है, सारा ठेका उन्होंने लिया है। परंतु इंदिरा साहनी के केस में 9 न्यायाधीशों का संविधान पीठ कहता है मेरिट यह किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है, सबके पास मेरिट है, प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के लिए असमान समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। यही तर्क बाबा साहब भी देते हैं संविधान सभा में। ध्यान से सुनिए मेरा तर्क। 2 बातें कही जाती हैं। आरक्षण के विरोधक कहते हैं कि आरक्षण से गुड गवर्नेंस प्रभावित होता है नकारात्मक दृष्टि से, और कार्यक्षमता भी नकारात्मक दृष्टि से प्रभावित होती है। डॉक्टर आम्बेडकर और उसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय ये कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय स्पष्टतया कहते हैं कि मेरिट किसी एक वर्ग की एकस्व नहीं है, किसी एक वर्ग की बपोती नहीं है, सबके लिए है, प्रोवाइडेड सबको समान अवसर मिले, अवसर की समानता हो। और जिस समाज में सामाजिक असमानता है, उस समाज में जो पिछड़े हुए हैं, जो असमानता के बली हैं, उनको समानता देने के लिए भेदभाव करना जरूरी है, उनके लिए आरक्षण आवश्यक है। उनके साथ समानता प्रस्थापित करने के लिए आरक्षण देकर उनके साथ असमान व्यवहार करने की जरूरत है। कहिए तर्क सर्वोच्च न्यायालय के साथ में इफिशिएंसी प्रभावित होती है। इफिशिएंसी प्रभावित न हो, इसके लिए अनुच्छेद 350 या 335 है, जिसका उल्लेख हम बाद में करेंगे, वह है उसमें कि शासन प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित न होते हुए ही अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसीओं के आरक्षण की मांग का विचार किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि संविधान में इसकी चिंता की गई है कि शासन प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित न हो। तो सेठ साहब क्या कहते हैं? निगेशन ऑफ इफिशिएंसी एंड गुड गवर्नेंस, और इसीलिए आरक्षण का प्रभाव निकाल देना चाहिए। नौकरी में नियुक्ति या पद के संबंध में पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था रखने का मतलब है कि न अच्छा शासन प्रशासन होगा और न ही शासन प्रशासन में कार्यक्षमता होगी। इसका मतलब दामोदर स्वरूप सेठ हो या पंडित लोकनाथ मिश्र हो, क्या कहते हैं? आरक्षण वाले लोग यह नालायक होते हैं, ना तो गुड गवर्नेंस दे सकेंगे और ना तो कार्यक्षमता दे सकेंगे। और तीसरी बात कहते हैं पिछड़े वर्ग की व्याख्या कैसे करेंगे? डॉक्टर आम्बेडकर इसका जवाब बाद में देते हैं। अब आइए पंडित हृदयनाथ कुंजरू क्या कहते हैं, ये भी हम देखेंगे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू यह संविधान सभा के एक बड़े ही दबंग, जाने माने मान्यवर सदस्य थे और इनको संविधान सभा के सारे ही सदस्य बड़े ध्यान से सुनते थे। डॉक्टर आम्बेडकर पर हमेशा यह किसी न किसी रूप में कटाक्ष करते रहते थे, नोक झोंक चलती रहती थी। बड़ी अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। इन्होंने भी अपना एक संशोधन रखा। उनका संशोधन सिंपल है कि मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता, परंतु इस आरक्षण के भी 16/4 के लिए भी या 10 दिन के लिए भी समय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। समय की एक सीमा इसके लिए निर्धारित करने की ज़रूरत है। समय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। वो कहते हैं सिद्धांततः मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, मतलब अनुच्छेद
संविधान मसौदे के अनुच्छेद 10(3) के उन वर्गों के हितों की रक्षा की जाए जो इस समय बिना सहायता के अपनी देखभाल नहीं कर सकते। बड़ी मेहरबानी। फिर मेहरबानी की बात आती है, ऐसे वर्ग है बेचारे, गरीब है, पिछड़े हुए हैं, अपनी सहायता आप नहीं कर सकते, चलो हम लोग मिलकर उनकी कुछ सहायता करेंगे और उनको आरक्षण की सुविधा दे देते हैं। परंतु वह कहते हैं कि इस आरक्षण की समय सीमा निश्चित होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कहते हैं कि वह पिछड़े वर्ग की व्याख्या भी की जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग की व्याख्या नहीं की गई तो आरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए हम भी पिछड़े हैं ऐसे कहने की होड़ लग जाएगी। हम भी पिछड़े हैं ऐसा कहने की होड़ लग जाएगी। और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 रख दिया। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 रख दिया। 340 ये कहता है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन स्थापित किया जाए और बैकवर्ड क्लास कमीशन स्थापित करने के बाद वह बैकवर्ड क्लास कमीशन निश्चित करेगा कि बैकवर्ड कौन है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा 1948-49 और आज अभी तक 90s में कमीशन स्थापित हुआ, वह भी पार्लियामेंट के कानून से, और अभी 2018 में उसको संवैधानिक स्टेटस दिया गया। 102 नंबर की संविधान की दुरुस्ती कर दिया गया, जिसकी चर्चा भी मराठा आरक्षण के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय में हुई। चर्चा इसलिए हुई कि संवैधानिक आयोग बनाने के बाद किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार राज्य को है क्या, या संवैधानिक मागास वर्ग आयोग को यह अधिकार है, इस पर भी चर्चा हुई। तो जब कुंजरू प्रश्न करते हैं कि मागास पिछड़ा वर्ग किसको कहेंगे, तो डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि मैं और आप क्यों सोचते हैं इस बात को, मैं 340 रख देता हूं ना, पार्लियामेंट कमीशन नियुक्त करेगी और कमीशन। और इसीलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब मिला, जब मंडल आयोग बनाया गया। तब मंडल आयोग ने निश्चित किया कि पिछड़ा वर्ग कौन है। पिछड़ा वर्ग कौन है किसने निश्चित किया, मंडल आयोग ने निश्चित किया। बराबर है, किसी राज्य सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया, डॉक्टर आम्बेडकर ने भी नहीं किया। तो उसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने 340 रख दिया। 340 था इसीलिए मंडल आयोग बना। 340 नहीं होता तो मंडल आयोग बनता या नहीं बनता मुझे मालूम नहीं, और यदि मंडल आयोग नहीं होता तो ओबीसी को आरक्षण मिलता या नहीं मिलता मुझे मालूम नहीं। परंतु इसीलिए 340 का महत्व है। और अभी 340 के चलते संविधान में 102 जो संविधान संशोधन किया गया है, उसके चलते अभी उस आयोग को परमानेंट आयोग बना हुआ है और उस आयोग को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग है, वैसे ही अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बना हुआ है और बैकवर्ड क्लास कमीशन को अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। और 5 न्यायाधीश का संविधान पीठ यह कहता है कि जब तक किसी भी जाति समुदाय को यह आयोग मागास वर्ग है ऐसी सिफारिश नहीं करता और राष्ट्रपति इनको मागास वर्ग घोषित नहीं करता, तब तक किसी भी जाति समुदाय को पिछड़े वर्ग में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। तो यही तो बात चल रही है ना अभी। केंद्र सरकार ने करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार क्यों कहती है केंद्र सरकार ने करना चाहिए? इसलिए कहती हैं कि महाराष्ट्र सरकार ये मानकर चल रही है कि मराठा पिछड़ा वर्ग है, या अभी हम नहीं घोषित कर सकते।
102वें संविधान संशोधन ये अधिकार निकाल लिया है हमारा। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है, देख लीजिए। तो आगे क्या कहते हैं, जो संप्रदाय जीवन के दौड़ में पीछे हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था रखी जाए, परंतु ऐसा करने में क्या वांछनीय होगा कि इसके लिए जो प्रावधान रखे जाए वह अनिश्चित काल तक लागू रहे। कब तक आरक्षण? सवाल क्या पूछते हैं कुंजरू जी, कब तक आरक्षण? डॉक्टर आम्बेडकर इसका जवाब क्या देते हैं? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण है और भंगी भंगी है तब तक आरक्षण। जिस दिन ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली भंगी भंगी भी नहीं रहेगा, फिर भंगी को आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही? कुंजरू क्या कहते हैं, क्या आरक्षण अनिश्चित काल तक होना चाहिए? डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं नहीं, आरक्षण अनिश्चित काल तक नहीं होना चाहिए, परंतु उस समय तक होना चाहिए जब तक इस देश में, हिंदू समाज में जाति व्यवस्था कायम है। और जाति व्यवस्था के चलते जब तक इस समाज में सवर्ण है, जब तक इस समाज में पिछड़ा वर्ग है, जब तक इस समाज में अछूत हैं, अभी नहीं है, परंतु जब तक इस समाज में अनुसूचित जाति जनजाति हैं तब तक आरक्षण रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण ने कहना चाहिए कि हम आज से ब्राह्मण नहीं है, तो भंगी भी कहेगा कि हम आज से भंगी नहीं है। किस पर जिम्मेदारी है? आरक्षण कायम रखने की जिम्मेदारी किस पर है? आरक्षण के लाभार्थियों पर नहीं है। उनका तो कहना है कि हमको इक्वल सोशल स्टेटस दे दीजिए, आरक्षण समाप्त कर दीजिए। इक्वल सोशल स्टेटस मिलेगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इक्वल सोशल स्टेटस नहीं है, इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इक्वल सोशल स्टेटस नहीं है, इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो कुंजरू जी और आज के सेव मेरिट सेव नेशन वालों से कहना है मेरा कि हमें भी आरक्षण के लाभार्थी होने में कोई गर्व महसूस नहीं होता, कोई गर्व महसूस नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि हमें एक, परंतु जब ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तब वो ये बताता है मुझे एक उंगली से, उंगली ऐसा बताता है मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा बोलता है, तब तू महार है, तू मातंग है, तू भंगी है, तू अमुक है, तू ओबीसी है, तू ये है। ये कौन कहता है हमें? ब्राह्मण कहता है। तो जाति व्यवस्था समाप्त कीजिए, आरक्षण ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। जाति व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का प्रयोजन नहीं रहेगा। कुंजरू बड़े उदार मन से कहते हैं कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, बड़े उदार मन से कहते हैं मैं आरक्षण का दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेचारे गरीब हैं, दयनीय स्थिति में जीते हैं, परंतु क्या यह अनिश्चित काल तक कायम रहना चाहिए? जो संप्रदाय जीवन के दौर में, क्या राज्य तथा पिछड़ा वर्ग होने, क्या राज्य तथा पिछड़ा हुआ वर्ग दोनों के हित में यह वांछनीय नहीं है कि इस वर्ग के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखे जाए और जिसके लिए अवधि निश्चित किए जाए। आगे एक तर्क देते हैं, ऐसे प्रावधान के प्रवर्तन का समय समय पर जांच भी करनी चाहिए। जरूर कीजिए जांच। यदि यह मानकर चला गया कि भाई इनका स्टेटस बढ़ गया है, अब ये ब्राह्मण के स्टेटस पर आ गए, सोशल दृष्टि से आरक्षण निकाल दिया जाना चाहिए, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। आगे वह कहते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है जो अधिक महत्व का है, ऐसा कहते हैं। जो अधिक महत्व का है, क्यों महत्व का है? पॉलिटिकल आरक्षण मिलने से अनुसूचित जनजाति जाति के प्रतिनिधि विधानसभाओं में जाते हैं, लोकसभाओं में जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। भूल गए हैं कुंजरू जी कि इस पॉलिटिकल आरक्षण के चलते डॉक्टर आम्बेडकर
1946 के पहले चुनाव में संविधान सभा में चुनकर नहीं जा सके मुंबई से। अरे आरक्षण दिया ब्रिटिश सरकार ने हमको, गांधी ने छीन लिया ना। आज विधानसभा में कौन जाता है? बीजेपी के लोग जाते हैं, कांग्रेस के लोग जाते थे। लोकसभा में कौन है? बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। क्या इन लोगों ने कभी अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की बात की? उनके प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर कुंजरू जी कहते हैं कि उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी व्यथा वेदना दुख दर्द अन्याय अत्याचार पर वहाँ पर रखेंगे। भाई वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। आरक्षित स्थान पर चुनकर जाने वाले या तो कांग्रेस के प्रतिनिधि है या बीजेपी के प्रतिनिधि है या सत्ताधारी पक्ष के प्रतिनिधि होते हैं। वो हमारे प्रतिनिधि कभी भी नहीं है। न तो हमारे विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही हमारे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस पक्ष का बहुमत है उस पक्ष का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और बात ही नहीं करते आरक्षण के संबंध में, किसी के संबंध में। तो इस प्रकार से यह कहते हैं, कुंजरू जी कहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इतना होने के बाद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर समय सीमा लगाई गई है, तो इस आरक्षण पर समय सीमा क्यों नहीं? पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए रखा था संविधान सभा में, बाद में बढ़ता गया। तो वो कुंजरू भी कहते हैं कि बाद में बढ़ा ही है ना, अभी 10 साल के लिए रखी है इसको, बाद में बढ़ा ही है ना। पॉलिटिकल आरक्षण नहीं गया, परंतु यह आरक्षण कभी भी जा सकता था। अच्छा हो गया समय की सीमा नहीं है। तो कुंजरू की सुनते डॉक्टर आंबेडकर तो क्या होता? परंतु डॉक्टर आंबेडकर थे। आगे कुंजरू जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सुनिए कुंजरू जी को। कुंजरू ये भी कहते हैं कि अगले समुदाय भी यदि पिछड़ा होने का दावा करेंगे तो उनको हम कैसे रोक पाएंगे? आयोग रोकेगा भाई, आप उसकी चिंता मत करो। मेरी मान्यता है श्रीमान कि हमें ऐसी पद्धति रखनी चाहिए जिससे विघटनशील प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन ना मिले, हम भी नहीं चाहते, और जिसके अधीन किसी भी वर्ग के लिए यह हितकर न हो कि वो पिछड़े होने का दावा करे। उनकी मान्यता क्या है? कुंजरू जी एक बड़ा अजीब सा सवाल खड़ा करते हैं, बड़ा महत्व का भी लगता है कि समाज में आरक्षण के चलते यदि पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया तो एक होड़ लग जाएगी कि हमें भी पिछड़ा घोषित करो और आरक्षण दो। जो आज हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, गुजरात में पटेल आरक्षण मांग रहे हैं, उधर गुजर मांग रहे हैं, उधर क्या कोई कहते हैं उनको, और लोग मांग रहे हैं। तो यह, और इससे कुंजरू जी कहते हैं समाज में एक प्रकार का विभाजन होगा, समाज में विघटन की प्रक्रिया निर्माण होगी। तो इस पर तो हम तो नहीं चाहते विघटन की प्रक्रिया निर्माण हो। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण से समानता आए, आरक्षण से समानता आएगी। आप कहते हैं कि विघटन होगा, हम कहते हैं कि समानता आएगी। और इसीलिए आरक्षण, इसीलिए कुंजरू जी कहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था यह अल्पकालिक व्यवस्था होनी चाहिए। हमने लोकनाथ मिश्र को सुना, हमने दामोदर स्वरूप सेठ को सुना और हमने कुंजरू जी को भी सुना। कुंजरू जी का आखिरी का रिमार्क बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं कि सर, ऑन दिस ग्राउंड्स आई वेंचर टू पुट फॉरवर्ड माय अमेंडमेंट। इस आधार पर मैं अपने अमेंडमेंट संविधान सभा में रख रहा हूँ संशोधन। किस आधार पर? नंबर 1, इनको दिया जाना चाहिए परंतु उनकी समय सीमा होनी चाहिए। 2, बैकवर्ड क्लास की निश्चित व्याख्या की जानी चाहिए। 3, इससे होड़ लगेगी, इससे होड़ लगेगी बैकवर्ड घोषित करने की अपने आप को। 4, इस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और 5, पॉलिटिकल आरक्षण को जब समय सीमा है तो सेवाओं में आरक्षण पर भी समय सीमा होनी चाहिए। परंतु आगे कहते हैं, दो आई हैव नो डाउट व्हाटसएवर that it will not find favor with my friend डॉक्टर आम्बेडकर। ध्यान से सुनिए, मैंने तो रख दिया, मैंने अपना तर्क भी दे दिए, मैंने अपने संशोधन का समर्थन भी किया, परंतु मैं जानता हूं कि मेरे मित्र डॉक्टर आम्बेडकर मेरे इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र
डॉक्टर अंबेडकर इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसको मैं अलग ढंग से रखना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इनके जब भी आरक्षण की बात आई तो लोकनाथ मिश्र ने विरोध किया, दामोदर स्वरूप सेठ ने विरोध किया और कई लोगों ने विरोध किया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने विरोध किया। परंतु एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसको सारी संविधान सभा जानती थी कि हम भले ही कितना भी विरोध करें, परंतु जब तक डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में है तब तक इन वर्ग के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। इन वर्ग के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। और इसीलिए बड़े दुख से अपनी व्यथा, अपनी वेदना प्रकट करते हुए कुंजरू कहते हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू कहते हैं, दो आई हैव नो डाउट व्हाटसोएवर दैट इट विल नॉट फाइंड फेवर विथ माई फ्रेंड डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को मेरा यह संशोधन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी भी इसे मान्यता नहीं देंगे। दूसरे शब्दों में वह कहना चाहते हैं कि जब तक संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर है तब तक आरक्षण के प्रावधान का विरोध कोई कितना भी करे, संविधान सभा डॉक्टर अंबेडकर की ही बात मानेगी, किसी की भी बात नहीं मानेगी।